ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दर्शकों, कल शाम हमारे मित्र जो कि अभी वर्तमान में तो बॉम्बे में सेटल हैं, मिस्टर सतीश त्रिपाठी जी, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और आजकल इन दिनों वाराणसी में आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं। तो हमारी उनकी गाहे बगाहे ज्योतिष पर चर्चा चलती रहती है। कल शाम हम बैठे और कुछ ज्योतिष के गूढ़ विषयों पर चर्चा शुरू हुई और चर्चा उन विषयों पर थी जो कि स्वभावतः प्रायः लोगों के मन में आती रहती है। तो हम लोगों ने जब डिस्कशन किया तो उसके बाद ये हुआ कि क्यों ना इसको एक वीडियो के रूप में बनाकर और YouTube पर प्रसारित किया जाए, जिससे हमारे दर्शकों का ज्ञान वर्धन हो सके और उनके मन में कुछ प्रश्न भी होंगे तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ऐसा निर्णय हुआ। तो दर्शकों, आगे की जो चर्चा है वो हमारी और सतीश जी का जो एक डिस्कशन है उसी के रूप में है। मैं समझता हूँ कि ये चर्चा आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगी और आप निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। हाँ, आगे बढ़ने के पूर्व एक बात अवश्य बोलूँगा कि ज्योतिष और वास्तु के विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और इसके बाद एक बात और बोलूँगा कि देखिए, जैसे नेता लोगों को भीड़ की आवश्यकता होती है, तो एक वक्ता को भी भीड़ की आवश्यकता होती है, यानी अपने दर्शकों की आवश्यकता होती है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, यदि आपको ये कंटेंट पसंद आते हैं और आप इस तरह का विषय प्रायः समझना और सुनना चाहते हैं। तो दर्शकों, आइए अपने उस डिस्कशन पे चलते हैं जो कि आपके लिए निश्चित ही बहुत ज्ञानवर्धक होगा। शायद ये डिस्कशन एक वीडियो में कंप्लीट न हो सके, तो हम लोग इसको 2-3 पार्ट में करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारे साथ हैं सतीश त्रिपाठी जी। आप म्यूजिक डायरेक्शन के फील्ड में हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन सबसे बढ़ के जो बात है कि ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं। और हमारी इनकी, जैसा मैंने बताया था, खूब चर्चाएं होती हैं ज्योतिष के ऊपर। तो उसी में से कुछ चर्चाओं का भाग जो है मैं चाहता था कि हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करें। तो सतीश त्रिपाठी जी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। प्रणाम है आपका गुरुदेव, और प्रणाम है सारे दर्शकों का जो आपके इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, हमसे रूबरू हो रहे हैं, हमसे पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपने बोला ज्योतिष के मर्मज्ञ, तो क्या कह सकते हैं, रुचि मुझे बहुत है। और आपसे जो चर्चा होती है, मर्मज्ञ तो की श्रेणी में आप लोग आते हैं, हम लोग तो रुचि वाले हैं, जो इंटरेस्ट अच्छा खासा रखते हैं और मज़ा आता है उसको सीखने में, नई नई चीज़। जैसे मैं आज कुछ चीज़ इसलिए लेके आया कि क्योंकि क्या होता है कि ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं तो बहुत सारी बातें वो अपने दिल की कह नहीं पाते या पूछ नहीं पाते, उनके प्रश्न बहुत होते हैं दिमाग में। तो वैसे ही मेरे बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं जो कि मैं कभी सोचा करने के लिए, मगर मैं कर नहीं पाया। तो आप चूँकि मेरे बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ कुछ डिस्कस करूँ। मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन सवाल करूँगा। तो पहला जैसे सवाल हमारे पर ये होता है कि जैसे ये ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, 9 जो प्लैनेट्स हमारे हैं हमारे यहाँ, तो उनके प्रत्येक मनुष्य के ऊपर उन ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो कैसे डालते हैं या कैसे पड़ता है उनके ऊपर। सतीश जी, आगे बढ़ने के पूर्व शास्त्रों से ली हुई एक लाइन में ब्रीफ करना चाहूँगा। जी जी। वो है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका सारांश में बताना चाहूँगा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से, यानी पंच तत्वों से निर्मित है। और हमारा ये शरीर भी पंच तत्वों से ही निर्मित है। और हमारे शरीर में उन ग्रहों का, चूंकि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है। तो अगर पंच तत्व हैं, ठीक है, लेकिन इन ग्रहों का भी अपना एक पॉइंट हमारे शरीर के अंदर होता है। और ये पॉइंट जो है वो वेरिएबल होता है थोड़ा सा। और वो वेरिएबल कैसे कैसे होता है वो आगे वीडियो में हम लोग बात करते जाएंगे इसके लिए। नहीं, बट वो प्रभाव कैसे डालते हैं, जैसे बॉडी के, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट पे प्रभाव डालते हैं। जी हाँ। कि मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक जो ग्रह हैं वो बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे शरीर के किसी पार्ट को। देखिए,
आगे बढ़ने के पूर्व मैं आपसे एक कुछ बातें जरूर बताना चाहूँगा। चूंकि हमारी आपकी तो बात होती रहती है, अब ये हम लोग कैमरे के सामने बात कर रहे हैं और ये बात हमारे दर्शकों तक पहुँच। बिल्कुल बिल्कुल। जो काल पुरुष की कुंडली है, दर्शकों साथ के एक चित्र में आप काल पुरुष की कुंडली और तात्कालिक कुंडली दोनों को देख पा रहे होंगे। ये काल पुरुष कुंडली का मतलब जो मेष लग्न यानी 1 नंबर जो लिखा हुआ है, जो काल पुरुष की कुंडली हमने चित्र में दिखाया है, यहाँ जो जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये प्रथम भाव भी है और प्रथम राशि है, यानी मेष राशि। तो ये जो कुंडली बनती है, ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है और स्थिर कुंडली हम इसी को बोलते हैं। और जब भी हम फलित की बात करते हैं तो हम काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रखते हुए ही, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि किसी भी प्रकार का फलित करते समय काल पुरुष की कुंडली को आप भुला नहीं सकते, हमेशा उसको स्मरण में रख के ही अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तभी होगा। और इसके साथ में जो दूसरी कुंडली आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ये कुंडली है तात्कालिक कुंडली। ये किसी भी व्यक्ति की हो सकती है जो किसी भी समय जन्म लिया होगा। मान लीजिए जैसे 7 की कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर लग्न में यानी प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर वृश्चिक लग्न है। तो वृश्चिक लग्न के अनुसार ये कुंडली बनी है और काल पुरुष की कुंडली सर्वथा मेष लग्न की ही होती है। और यहाँ पर वृश्चिक लग्न है, तो दर्शकों काल पुरुष की कुंडली और तात्कालिक कुंडली की जब हम बात कर रहे हैं तो तात्कालिक कुंडली के बारे में एक बात और आपसे बताना चाहूँगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। ये जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और आप जो हमारा भचक्र है यानी 360 डिग्री का जो आकाश मंडल हमको विजिबल है, अगर हम उसका एक स्क्रीनशॉट ले पाए तो यही हमारी जो है तात्कालिक कुंडली होती है। और इसमें जहाँ पर 1 नंबर लिखा होता है यानी ये पूर्व दिशा होती है। और पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है, यानी उस समय जो राशि उदित अवस्था में होती है, वो राशि लग्न में लिखी जाती है। और सारे ग्रह चूँकि चलायमान है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में यानी जब किसी व्यक्ति का जिस मोमेंट में जन्म होता है, हम जब एक स्नैपशॉट लेते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उस समय इस भचक्र में ग्रहों की जो स्थिति होती है वही स्थिति इस तात्कालिक कुंडली में होती है। तो पहले दर्शकों को ये जरूर, हमारे बुद्धिमान दर्शक जानते ही होंगे कि काल पुरुष की कुंडली और तात्कालिक कुंडली, लेकिन हमने एक यादाश्त के लिए इस कुंडली को यहाँ पर ब्रीफ कर दिया मैंने। अब सतीश जी, आपका जो प्रश्न है कि ये ग्रह कैसे काम करते हैं, तो जैसा मैंने आपके प्रश्न के जवाब में शुरुआत में ही बताया कि यद पिंडे तद ब्रह्मांड में, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो जैसा मैंने अभी तात्कालिक कुंडली को डिटेल किया मैंने आपको, तो उस कुंडली के अनुसार हमारे शरीर के अंदर जो रिसेप्शन पॉइंट्स हैं वहाँ उन ग्रहों की स्थिति हो जाती है। अब रिसेप्शन पॉइंट क्या है, अगर हमारे दर्शकों में से कुछ विज्ञान के छात्र होंगे तो डेफिनेटली रिसेप्टर्स को समझते होंगे कि जैसे हमको ठंड का एहसास होता है या हमको हीट का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है, तो ये हमारे पूरे शरीर में रिसेप्शन पॉइंट्स होते हैं जिनको रिसेप्टर्स, साइंस की लैंग्वेज में रिसेप्टर्स कहे जाते हैं। तो इन रिसेप्टर्स के द्वारा ही हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचता है कि हमें ठंड लग रहा है या हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। ओके। तो इसी तरीके से इन जो सारे ग्रह हैं इनका एक अपना रिसेप्शन पॉइंट होता है। जैसे आप अगर थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो जब रत्नों की बात होती है, तो जैसे आप सुने होंगे कि ये बुध के लिए और चंद्रमा के लिए इसमें रत्न या अंगूठियां धारण की जाती हैं, सूर्य मंगल का ये है, शनि के लिए ये बीच की उंगली है, गुरु के लिए यहाँ की, शुक्र के लिए ये पॉइंट होता है ना। नॉर्मली चूंकि इसके सीध में आता है तो ये गुरु का रिसेप्शन पॉइंट भी और शुक्र का भी हम लोग इसी को मान लेते हैं। तो ये जो रिसेप्शन पॉइंट्स जो हमारे ऋषि महर्षियों ने निर्धारित किए हैं, दीज आर एक्चुअली रिसेप्शन पॉइंट्स, जहाँ पर हम उन ग्रहों को स्ट्रेंथन करने के लिए रत्न पहनाते हैं, यही वो रिसेप्टर्स हैं। ओके। और देखिए इसमें एक चीज़ और हम ऐड ऑन करना चाहेंगे, हमको ग्रहों के साथ साथ राशियों को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि राशियां भी हमारे शरीर का पूरा प्रतिनिधित्व करती हैं।
नहीं, तो मैं एक चीज़ चाह रहा था कि हाँ, ये आप जैसे बता रहे हैं, इसमें आप एक चीज़ क्लियर करिएगा कि जैसे मेरा क्वेश्चन था कि शरीर के किस पार्ट को कौन सी राशि और कैसे रिप्रेजेंट करती है? सतीश जी, शायद आप कौन सा ग्रह, सॉरी। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा ग्रह और राशि दोनों की बात हो रही है। हाँ। तो देखिए, अब आपको बताऊं, मैंने अपने बुद्धिमान दर्शकों से बताया कि राशियां शरीर के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। काल पुरुष की कुंडली को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे और तात्कालिक कुंडली को भी इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रखें तो जो प्रथम भाव यानी प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि आपके मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है। और यूं कहें तो पूरे शरीर का एक सूक्ष्म दर्पण तो लग्न भाव ही होता है, लेकिन विशेषतया अगर शरीर के अंगों की बात की जाएगी, स्पेसिफिक अंगों की बात की जाएगी, तो जो प्रथम राशि होती है यानी मेष राशि, ये हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी राशि यानी वृषभ राशि जो है, ये हमारे इस चेहरे को पूरा चेहरे को, यानी इसमें आंखें हैं, नाक है, यह पूरा चेहरा यूं कह लें कि पूरे चेहरे को रिप्रेजेंट करने के लिए गले तक का भाग जो है, ये हमारी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि करती है। तीसरी राशि जो होती है, ये हमारे बाजुओं को यानी दोनों बाहों को, कंधे को, इवन कान के एक पोर्शन को भी थर्ड भाव तृतीय राशि यानी मिथुन राशि से देखते हैं। और इसी प्रकार की चौथी राशि होती है यानी कर्क राशि, ये हमारे इस सीने के भाव को रिप्रेजेंट करती है, चेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉट ओनली चेस्ट, आप देखिए ये पूरा समझिएगा कि इसके अंदर का जो भी भाग है वो उस राशि के द्वारा गवर्न किया जाता है। और अब आगे बढ़ते जाएंगे, पांचवी राशि यानी सिंह राशि, स्टमक, ये पेट को रिप्रेजेंट करती है। छठी राशि कन्या राशि जो होती है, वो नाभि के नीचे से लेकर के आपके जो जेनिटल पार्ट्स हैं उसके बीच का जो पोर्शन होता है, ये छठी राशि से गवर्न होता है यानी कन्या राशि से। सातवीं राशि जो तुला राशि है, ये एग्जैक्टली आपके जेनिटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके। यहाँ उससे संबंधित चीजें देखते हैं। और इस प्रकार से जो आठवीं राशि यानी वृश्चिक राशि, वो आपके कह सकते हैं कि नहीं, गुदा मार्ग को, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किडनी भी, हाँ एग्जैक्टली, आप किडनी भी कह सकते हैं वहाँ। और इसके बाद जो नवीं राशि होती है धनु राशि। धनु राशि आपके थाइस को रिप्रेजेंट करती है। ओके। और उसके बाद धनु के बाद मकर राशि आपके घुटनों को, और कुंभ राशि पिंडलियों को, और मीन राशि आपके पंजों को, पैर के पंजों को गवर्न करती है या रिप्रेजेंट करती है। और इसके अनुसार अगर आप तात्कालिक कुंडली में भी जाएंगे तो तात्कालिक कुंडली में भी जो पहली राशि आती है वो आपके मस्तिष्क को ही गवर्न करती है। लेकिन दर्शकों से मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, और सतीश जी हमारी तो आपकी बात होती रहती है कि जब भी आप तात्कालिक कुंडली की बात करें या देखें, कभी भी काल पुरुष की कुंडली को आप इग्नोर न करें, उसको सर्वथा अपने दिलो दिमाग में बसाए रखें कि कौन सी राशि किस भाव को रिप्रेजेंट करती है, वो राशि तत्कालिक कुंडली में किस भाव में है, ये भी देखना उतना ही आवश्यक है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया किसी भी व्यक्ति की कुंडली है, वो मकर लग्न की है या आपकी वृश्चिक लग्न की है या तुला लग्न की है, जो भी लग्न की है, तो उसमें आप जो प्रथम जो भाव मानेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे उसी ढंग से जैसे आप बता रहे हैं, या वहाँ भी मेष और वृक और उस हिसाब से चलेगा काल पुरुष के हिसाब से? आप इन दोनों को अलग अलग करके नहीं, एक साथ लेके चलेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर मकर राशि है आपके लग्न में, अगर मकर राशि है तो मकर राशि आपके मस्तिष्क को तो रिप्रेजेंट कर ही रही है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप मेष राशि को भी ध्यान देंगे कि मेष राशि कहाँ। अगर हम मस्तिष्क की विशद विवेचना करना चाहेंगे तो हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यानी मेष राशि को भी देखेंगे कि मेष राशि अगर कहीं पीड़ित अवस्था में है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मस्तिष्क में समस्या आनी ही आनी है। तो हम मेष राशि को भी नहीं भुलाएंगे और मकर राशि को भी देखेंगे यदि मकर राशि लग्न में है। ओके, तो उसका उपाय उस ढंग से होगा। जी बिल्कुल, है ना, ये आपके कहने का मतलब है। अच्छा, गुरु जी एक बात पंडित जी आपसे पूछनी थी कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था
कि ग्रहों के कार्यकत्व को लेकर कि वो उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो बात थोड़ी अधूरी रह गई, हम लोग पूरा नहीं कर पाए, आगे के बातों पे हम लोग ज़्यादा उस पर हो गए, फोकस्ड हो गए। तो वो मैं चाहता हूँ थोड़ा क्लियर हो, दर्शकों को भी क्लियर हो कि ग्रहों का कार्यकत्व हम कैसे निर्धारित करते हैं। सतीश जी, ये प्रश्न, आपका प्रश्न तो है ही है, लेकिन अपनी जो प्रैक्टिस है इसमें आए दिन इस टाइप के प्रश्न तो आते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर में एक ग्रह जो है जो दूर बैठा हुआ है वो हमारे शरीर पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो सतीश जी, सिर्फ मैं इसका डिटेल तो आपसे बात करूंगा ही, लेकिन मैं एक ग्रह के बारे में बोलूँगा तो जो हमारे सुधी दर्शक हैं वो भी समझेंगे और आप भी समझेंगे। आप चूँकि बॉम्बे में रहते हैं तो वहाँ जो डेली टाइड का जो चलन है, जो डे टाइड आता है वहाँ पे, हाई टाइड, हाँ, जो हाई टाइड, तो मान लीजिए आपका जो पूर्णिमा के दिन होता है, यानी चंद्रमा जब पूर्ण अवस्था में होता है तो उस दिन हाई टाइड आता है। तो ये तो कम से कम विजिबल है कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी पर इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और हमारे शरीर में भी 3/4 पानी है, ये हमारा विज्ञान बताता है। और हम लोगों ने बचपन से जो भी पढ़ाई की है तो ये होता है कि हमारे शरीर का भी 3/4 जो है वाटर है। तो निश्चित रूप से चंद्रमा की गति या चंद्रमा के आकार के अनुसार अगर आप बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका व्यवहार पूर्णिमा के दिन लगभग इस प्रकार का है, तो अमावस्या के दिन आपका व्यवहार कैसा है। अगर आप इसको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में डाल देंगे तो आप बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। यानी चंद्रमा तो चूंकि इट्स वेरी क्लोज टू अर्थ, हमारे पृथ्वी का उपग्रह है और ये इम्पैक्ट करता है, लेकिन यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर है चंद्रमा। बिल्कुल। और अगर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, कम से कम उसका इम्पैक्ट तो दिन क्लियर कट विजिबल दिख रहा है। तो इस प्रकार से सारे ग्रहों का, अब जैसे देखिए शनि है, शनि सबसे दूर है हमारी पृथ्वी से, सबसे दूर है, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा, इसको मंदगामी ग्रह कहा गया। मंदगामी में मतलब ऐसा नहीं उसकी गति कम है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष उसकी गति कम है। तो इसलिए शनि की अवस्था में कोई भी कार्य जो है बहुत तीव्र गति से नहीं होता, धीमी गति से होता है। तो ये ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव तो डालते ही हैं। अब रही बात, अब आप मेरी उस बात को रिलेट करने की कोशिश करिएगा जहाँ पर मैंने रिसेप्शन पॉइंट्स की बात की थी। तो जैसे इन राशियों का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से इन ग्रहों का भी एक निश्चित कारकत्व है जो हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से इसको ब्रीफ किया गया। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, ये आत्मा कारक ग्रह है और आपके स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध सूर्य की स्थिति से है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपका हेल्थ डेफिनेटली कंप्रोमाइज होगा। करेक्ट। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का सीधा सीधा कारकत्व तो आपके मस्तिष्क का है। ये आपके मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कुंडली में जैसी स्थिति चंद्रमा की होगी वैसी ही मस्तिष्क की स्थिति वैसी होगी, जिसका चंद्रमा जैसा होगा वैसा मस्तिष्क होगा। इसके बाद अगर और भी बात करें, इसके साथ साथ देखिए कारकत्व तो बहुत सारे हैं। जैसे चंद्रमा की ही बात हो रही थी, जैसे सूर्य है, सूर्य पिता का भी कारक होता है। संबंधों में चंद्रमा माँ का कारक होता है, मस्तिष्क के साथ साथ माँ का भी कारक होता है। मंगल सीधा सीधा आपके पराक्रम का कारक है, तृतीय भाव को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। और पराक्रम, यदि आपकी कुंडली में मंगल कहीं नीच स्थिति में बना हुआ है तो आप भी जान लीजिए कि जैसे समाज में एक पराक्रमी, एक भीरू व्यक्ति की बात की जाती है तो वो आपको क्लियर कट विजिबल होगा। बुध जो है, बुध को व्यापार का कारक कहा गया है। क्यों कहा गया कि अगर आप व्यापार करते हैं तो उसके लिए बहुत परफेक्ट ब्रेन की आवश्यकता है, यानी बुद्धि का कारक बुध। गुरु जो है, जैसा कि नाम है जुपिटर, तो मान लीजिए इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में जब आप बात करेंगे तो बड़ा क्लियर कट आपको इसका मार्क्स मिलता चला जाएगा। गुरु का मतलब गुरुत्व का भाव, जहाँ पर ज्ञान का, अगर ज्ञान की बात करते हैं तो गुरु इसका कारक है और पुत्र का भी कारक गुरु होता है। और शुक्र जो है, जैसा कि हमारे दर्शक इस शुक्र के नाम से भी, शुक्र सबसे पहली बात बताऊं आपसे, ये शुक्राणुओं का कारक है। मतलब कि सीधा संबंध शुक्र का
एक जैसे कहते हैं कंजुगल रिलेशन से आता है। एग्जैक्टली इसके साथ साथ तमाम भौतिक जो चीज़ें हैं, जैसे वाहन है, यानी आपको बेसिक नीड जो है रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद की जो भी आवश्यकताएं हैं वो शुक्र ही आपका निर्धारण करता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है और कितना आपको मिलेगा। और आज के इस कलयुग में या आर्थिक युग में कह लें आप, आज के डेट में सबसे प्रधान अगर कोई ग्रह है तो वो शुक्र है। और शनि महाराज ये हमारे दंडाधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं। इनको तमाम डर, आप कह सकते हैं कि डरा के रखा गया लोगों को, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सुचिता का पालन करता है तो शनि उसके लिए उतना ही कारक हो जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शनि की अवस्था में कमाया गया धन कई पीढ़ियां खाती हैं। वाह, तो क्या बात है। तो दर्शकों को निश्चित रूप से बड़ा मजा आएगा इन सब चीज़ों को सुनने समझने में। तो सतीश जी, मैं समझता हूँ कि आपका ये जो प्रश्न था, नहीं बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। हमारे ख्याल से दर्शकों को भी क्लियर हो गया होगा कि कारकत्व जो ग्रहों का होता है वो कैसे होता है, और ग्रह हमारे बॉडी पे किस ढंग से प्रभाव डालते हैं, और किस पार्ट पे किस ग्रह का विशेष जो है उसकी उसको कह सकते हैं कि उसका स्वामित्व रहता है उस पार्ट पे। तो आज हमको लगता है कि दर्शकों के लिए इतना ये सब्जेक्ट समझना अपने आप में एक बड़ा रोचक सब्जेक्ट रहा है, और बड़ा ही अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत ही सरल ढंग से आपने समझाया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट अध्याय में इसके आगे का पार्ट हम लोग पूरा किया जाएगा।